की रिवीजन करना चाहते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनके ये टॉपिक जिनके इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस नहीं है वो सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, लास्ट में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बिल्कुल लास्ट वाले, अगर वो आगे आना चाहें तो आगे आकर बैठ सकते हैं, और अगर नहीं तो बराहे करम पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि पीछे के जो बैक बेंचर्स हैं वो आजकल पढ़ नहीं रहे, रिपोर्ट मिली है ऊपर से। तो कहने का मकसद ये है कि प्लीज़ इस क्लास का नाम बरकरार रखने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर लें, इंशाअल्लाह आसानियाँ होंगी। खैर, हम कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक्स जो हमने जिनकी रिवीजन करनी है, सबसे पहले तो है लिस्ट, ठीक है, इसके बाद है डिक्शनरी, इसके बाद है टपल, और इसके बाद है लूप्स। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको इनके फंडामेंटल्स का नहीं पता, लाइक अल्टीमेटली यही नहीं पता कि एक डिक्शनरी का क्या काम होता है, तो डिक्शनरी की एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में डिक्शनरी क्या थी? एक अदद ऑब्जेक्ट। क्या थी? ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे जो लिस्ट थी वो जावास्क्रिप्ट की दुनिया में क्या थे? एरे। एंड देन इन द सेम वे वी हैव टपल। टपल था ना, ऐसे ही था, बट हमने उसको एक्सपेंसिवली एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि नीड नहीं थी इतनी ज़्यादा, बट यहाँ पर होगी ज़रूर। इन द सेम वे हमारे पास लूप्स भी थे, तो लूप्स तो हमने जावास्क्रिप्ट में भी एक्सप्लोर किए थे और वही सेम यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट इज़ एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। लिस्ट जो है वो एक अदद एरे होता था जावास्क्रिप्ट के अंदर, और एरे के अंदर हम किस किस्म के डेटा को स्टोर करते हैं? मल्टीपल टाइप्स के डेटा को स्टोर करते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है जी। अच्छा, ये बताएं कि ऑब्जेक्ट और लिस्ट के दरमियान में कोई स्पेसिफिक फ़र्क है? ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो किस फॉर्मेट के अंदर होता है? की वैल्यू पेयर्स में होता है, माशाल्लाह। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं या मेथड्स होते हैं? प्रॉपर्टीज़, ऐसे ही है ना। और उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करते हुए किसी भी किस्म की फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। इन द सेम सॉर्ट ऑफ वे लिस्ट के अंदर भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सो दैट वी हैव मतलब हमारे पास स्पेसिफिक एक ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम स्टैटिक डेटा को और डायनामिक डेटा को बेहतरीन अंदाज से मैनेज कर सकते हैं लिस्ट में। सर, लिस्ट और टपल, इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है? अच्छा, मैं बताने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आगे वालों को मुझे पता है आता है। अब क्वेश्चन आंसर का मेरा एक रूल होगा, अशारिफ भाई अगर एग्री आप करें। सिंपल है, जो आंसर नहीं करेगा वो आके यहाँ खड़ा हो जाएगा फुल क्लास। एट दी एंड हम उसकी पिक्चर कैप्चर कर लेंगे, ठीक है? ये हमजा भाई माशाल्लाह से अपनी क्लास के अंदर हफ्ते वाली इतवार वाली क्लास है, संडे मॉर्निंग में ये इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं आजकल। तो सर, उसका कोई डेमो है आपके पास स्पेसिफिक? नहीं, जब से मैंने ये अनाउंस किया है किसी ने गलत जवाब दिया ही नहीं। अच्छा, तो यकीनन ऐसा ही होगा हमारी क्लास में भी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। खैर, आगे वाले जो हैं वो भी इतने कोई काबिले तारीफ़ नहीं है। लाइक सर, अगर आप पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, लाइक इफ़ आई से आस्क देम अबाउट द जनरेटर फंक्शन, देन कोई है जो जनरेटर फंक्शन के बारे में बताना चाहेगा हेयर ऑन स्टेज? जी, कोई मुझे गलत प्रूफ कर दे आज। आई एम जस्ट किडिंग यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह से आप सबके पास एक्सट्रीम नॉलेज है, जस्ट गर्मी हो रही है थोड़ी सी, इसी वजह से हेसिटेट हो रहा है। टेंशन नहीं लें, मैं आपका टीचर हूँ, आपको बचा लूँगा हर स्टेज पर। अच्छा जी, तो लिस्ट और टपल के दरमियान में डिफरेंस क्या है, कोई बताना चाहेगा? जी बताएं। लास्ट से जी, आपने हैंड रेस किया था ना।
लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, टपल में नहीं कर सकते। क्या इनका सर जवाब सही है? ठीक है। और क्या डिफरेंस है? लिस्ट आर म्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल। टपल में आप मल्टीपल टाइप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा और है। एक मेरे पास दो टपल है, मेरे पास सेम वैल्यूज, दो लिस्ट है मेरे पास सेम वैल्यूज, इनकी आईडी क्या होगी? सेम होगी या डिफरेंट? जी रैंडमली पॉइंट करता हूँ मैं, रैंडमली पॉइंट करते हैं। सबसे पहले एक मेल से और एक फीमेल से। पहले मेल कौन आएगा? फर्स्ट फीमेल सर, ऐसे ही है ना? जी ठीक है, अशारी भाई ने कहा फर्स्ट फीमेल, फीमेल फर्स्ट होती है हर जगह पर। ओके, अब आप रैंडमली कोई पॉइंट करके बता दें। क्या है इधर से जवाब, क्या है सर? मेरा सवाल ये है कि मेरे पास दो टपल हैं और दो लिस्ट हैं सेम वैल्यूज, क्या इनकी आईडी सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी ना, डिफरेंट ऑब्वियसली। अच्छा चलें, डिफरेंट वाली कितनी फीमेल्स हैं वो हाथ उठाएं, और सेम वाली? टपल की चेंज होगी, लिस्ट की सेम होगी? अच्छा, जस्टिफाई मेल में से कौन करेगा? डिफरेंस हो गई, मतलब डिफरेंट होगी या फिर सेम? डिफरेंट वाले हैंड रेज करें, सेम वाले सेंटर में ही है सारे। अच्छा तो सर इसका जवाब क्या है इसका? भाई देखें, लिस्ट जो है ना आपकी क्या होती है, डायनामिक होती है, म्यूटेबल होती है, चेंज हो सकती है। तो अगर सेम आइटम्स या सेम वैल्यूज़ की आपकी दो लिस्ट है तो वो दोनों अलग अलग मेमोरी कंज्यूम करेगी, मीन्स के अलग अलग आईडी पे स्टोर होंगी। ठीक है, क्योंकि वो अपनी कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी रखती है कि लिस्ट इन फ्यूचर चेंज हो सकती है। इसके बरक्स टपल इम्यूटेबल होते हैं, क्या वो चेंज हो सकते हैं? नो सर। एक बार डिक्लेयर कर दिए सेम ही रहेंगे। तो अब आपके पास सेम वैल्यूज़ के दो टपल भी हो तो आईडी उनकी क्या होगी? सेम होगी। डिफरेंस समझ आया? अच्छा इसकी एक अच्छी एग्जांपल ये भी हो सकती है, जैसे आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं ना, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट में आपने जो भी डेटा पुट किया है वो स्टैटिक है, अल्टीमेटली वो चेंज नहीं होता। इन द सेम सॉर्ट ऑफ वे आपने एक डायनामिक एप्लीकेशन बनाई है, फॉर एग्जांपल रेज्यूमे बिल्डर ही बनाया था ना आप लोगों ने Q2 के अंदर। तो अगर आप उसमें टपल का इस्तेमाल करते तो अल्टीमेटली क्या होता, डेटा सेम ही रहता। इन द सेम वे अगर आप लिस्ट का इस्तेमाल करते तो डेटा को आप तब्दील कर सकते थे हर एक यूज़र के लिए, मतलब जो भी यूज़र आ रहा है वो किसी भी किस्म के डेटा को पुट करता और उसका एक अदद रेज्यूमे जनरेट हो जाता। बट अगर यही काम हम लिस्ट की मदद से करते और इसमें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वाले फीचर को भी इंटीग्रेट करते, सो आई डू थिंक सो कि सर ये स्टैटिक होता। कहने का अल्टीमेट मकसद ये है कि जो भी डेटा हमारे पास टपल्स के अंदर मौजूद होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, मतलब हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। जब भी आप ये वर्ड सुने ना इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब ये है यू कैन नॉट चेंज द थिंग, यू कैन नॉट चेंज द स्टफ। इन द सेम वे जो लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर हम स्पेसिफिक लिस्ट के मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग द करेक्ट मेथड्स ऑफ लिस्ट। आई होप कि आपको लिस्ट और टपल के दरमियान का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब डिक्शनरी की बात करते हैं। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिक्शनरी? ओके, डिक्शनरी से रिलेटेड मेरा जस्ट एक ही सवाल होगा, ठीक है? बाकी सर अशारी अगर कुछ करें तो वो उनका है। मेरा सिंपल है, डिक्शनरी आप लोगों ने बताया की और वैल्यू पेयर होता है, एम आई राइट? ओके, अब कीज किस किस डेटा टाइप की आप पास कर सकते हैं? की बात कर रहा हूँ, वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा। वैल्यूज़ में तो सारी डेटा टाइप आ जाती है, की बता दें। स्ट्रिंग टाइप और इंटीजर और टपल्स, टपल्स जा सकता है उसके अंदर, क्यों?
इम्यूटेबल है। अच्छा, और फ्रोजन सेट, ये एक ही फीमेल आंसर कर रही है और पूरी क्लास में कोई नहीं कर रहा। इसको कहते हैं पढ़कर आना। जो बंदा पढ़कर आता है उसके पास माशाल्लाह से एक्सट्रीम नॉलेज होता है। तो अगर आप क्लास में आने से पहले सिर्फ ओवरव्यू ही ले लें, आइदर टेक हेल्प फ्रॉम एनी एआई असिस्टेंट, तो भी आपको इन चीज़ों के बारे में इल्म होगा। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आपने इनको छोड़ दिया ना, तो मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1 महीना कोडिंग नहीं की, 1 महीने बाद आप आ रहे हैं तो समझे आप भूल चुके हैं बहुत सारी चीज़ों को। और इस बात से आप खुद भी मुत्तफ़िक होंगे मेरे साथ, ऐसा ही है ना? मतलब आपने 1 महीना कोडिंग नहीं की और 1 महीने बाद आकर आप अपनी कोडिंग जर्नी को शुरू कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत पहले रिवीजन करनी पड़ेगी। ये जो हमारे पास जर्नल फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हैं, लाइक वेरिएबल्स, लिस्ट, टपल्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड देन फिर आप वापस अपनी मेन डायरेक्शन पर आ जाएंगे। खैर, अच्छा, अब मैं कुछ और डेटा टाइप सजेस्ट करता हूँ। क्या लिस्ट में की रख सकता हूँ? क्या डिक्शनरी की लिस्ट हो सकती है? यस वाले कितने हैं और नो वाले, और जो कुछ नहीं बोल रहे वो कंफ्यूज्ड है? ठीक है। क्या सेट हो सकती है डिक्शनरी की? यस वाले कितने हैं और नो वाले? 10% पूरी क्लास में से आंसर किया है, दोनों को कंबाइन करके। बाकी 90% सो रहे हैं या कंफ्यूज हैं। ठीक है, अब हैशेबल और नॉन हैशेबल, ये बता दो, आपको की समझ आ जाएगी। हैशेबल एंड नॉन हैशेबल पढ़ा था हमने जब हम डेटा टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सिमिलर टू म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, बताएं। हैशेबल और नॉन हैशेबल, जिसने ये समझ लिया उसको डिक्शनरी की चीज़ समझ आ जाएगी। मैंने एक मोबाइल की एग्जांपल दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, हैशेबल में। दोबारा दे देते हैं। हैशेबल का एक फंक्शन होता है हैश का, ठीक है? आप उस फंक्शन से कुछ भी गुजारेंगे वो क्या हो जाएगी? हैश हो जाएगी, यानी इम्यूटेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेकिन डिक्शनरी की के अंदर म्यूटेबल टाइप्स कभी भी नहीं आती, ठीक है? जो भी टाइप्स होंगी वो आपकी कौन सी टाइप होंगी? इम्यूटेबल होगी। लाइक आपकी इम्यूटेबल टाइप्स कौन कौन सी हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, टपल, फ्रोजन सेट और फ्लोट। अच्छा, और ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं जो आपकी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। अब हैशेबल और नॉन हैशेबल पे आ जाते हैं। हैशेबल वो टाइप्स होती हैं, लाइक आपने कुछ वेरिएबल बनाया या उसकी वैल्यू बना दी, अब वो मेमोरी में जाके एक स्टैटिक जगह पे स्टोर हो गई। स्टैटिक मेमोरी यानी आप लोग अपने लाइक स्कूल लाइफ रिमेंबर करें, क्या करते थे? मेरी सीट ये वाली फिक्स है, फ्रंट पे या बैक पे या मिडल में कहीं पे भी मैं बैठता हूँ एक बार, अब उस जगह कोई और स्टूडेंट आके बैठता है तो क्या आप उसको बैठने देते हैं? लड़ाई होती है, जंग होती है। लड़ाई हो जाती है, ये मेरी सीट थी, खाली करो। होती थी, मुझे नहीं पता यहाँ पे अभी आप लोग करते हैं या नहीं करते। अभी तो शायद नहीं करते हम यार, अब तो बड़े हो गए माशाल्लाह से। भाई बचपन में करते थे ना, मेरी सीट है, जो थोड़ा सा कामरेड टाइप होता है बंदा, लड़का, वो तो क्लास में ले लेता है। बाकी कोई लड़की भी अगर ऐसी कोई तेज़ हो तो उससे भी कोई बंदा लड़ नहीं पाता, एट द एंड वो जगह ले लेती है। बट ये है कि कोई अक्लमंद भी होते हैं, हमजा भाई जैसे, वो माशाल्लाह से कॉपियाँ रख कर चले जाते हैं, अपना बैग भी रखते हैं कि कोई उसे जो है वो उठा ना सके। तो आपने अपनी सीट को क्या किया? हैश कर दिया, यानी अब इस सीट पे आपके अलावा कोई नहीं आएगा। तो हैशेबल का कॉन्सेप्ट यही है कि आपके मोबाइल की मैं एग्जांपल देता हूँ जो मैंने प्रीवियस दी थी। मैंने आंखें बंद की, किसी ने मुझे कहा अपना व्हाट्सएप ओपन करो, मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, ऑन हो गया,
होम स्क्रीन पे आया, ठीक है, एंड देन मैंने आंखें बंद करके व्हाट्सअप भी अपना ओपन कर लिया। जो व्हाट्सअप की मेरे मोबाइल में पोजीशन है वो क्या थी, हैश थी, ठीक है, कि मुझे पता है मैं जब भी व्हाट्सअप कॉल करूँगा वो उसी जगह से आएगा, तो ये फास्ट हो गई उसको कॉल करना। इसी तरह नॉन हैशेबल वो होती है, अब मुझे नहीं पता मेरे मोबाइल में दूसरी एप्लीकेशन कोई सी भी आप ले लें डिस्कॉर्ड, वो किस पॉइंट पे रखी है। अब मैं जब भी मोबाइल ओपन करूँगा ऐप्स में आऊँगा, उसको फाइंड करूँगा एंड देन फिर ओपन करूँगा। तो ये काम था हमारा नॉन हैशेबल में। अब फास्टर सर्विस कौन सी है, हैशेबल। तो जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी हैश हो जाती हैं, ठीक है। और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, अब ये भी बताई थी सर ने। सर एक और मिनट दोहरा दें। लिस्ट, लिस्ट इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है, ठीक है। क्या डिक्शनरी म्यूटेबल है, सेट म्यूटेबल है। अच्छा सेट म्यूटेबल है लेकिन अनचेंजेबल है, ये क्या मतलब? सेट म्यूटेबल है मतलब तब्दील कर सकते हैं, पर नॉन चेंजेबल है, नॉन इसका क्या मतलब? चेंजेबल है जी। सेट म्यूटेबल है यानी आप उसमें से ऐड और रिमूव कर सकते हैं। नॉन चेंजेबल से मुराद ये है सिमिलर टू लिस्ट होता है, हमेशा यूनिक वैल्यू रखता है, ठीक है। अनऑर्डर्ड होता है यानी अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अब नॉन चेंजेबल से इसमें मीन्स ये है कि लाइक जैसे आप लिस्ट में कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू चेंज कर सकते थे, लाइक मैं कह रहा हूँ लिस्ट का इंडेक्स नंबर 0 इज इक्वल टू जो भी उस पर वैल्यू है उसको रिप्लेस करके आप 5 कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ये काम आप सेट में नहीं कर सकते, ठीक है। सेट में अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है तो ऐड और रिमूव के थ्रू करना होगा कि वो वैल्यू रिमूव कर दें एंड देन न्यू वैल्यू ऐड कर दें, ठीक है। बात समझ आई, बात समझ आई। अब आते हैं लास्ट क्लास के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। इससे पहले सर लूप्स को भी देख लेते हैं ना। अच्छा सही। लूप्स के बारे में आपको क्या इल्म है जी, व्हाट आर द लूप्स? आपकी ज़िंदगी भी एक लूप है, पता है आपको? बल्कि आपकी क्या, इंक्लूडिंग मी एंड हमजा भाई एज वेल। तो हम सब की ज़िंदगी में एक लूप चल रहा है ज़िंदगी का। जिस दिन ये सांस बंद हो गई ना उस दिन ये लूप ख़त्म हो जाएगा, और उस दिन जो है वो बस। अच्छा अच्छा, सांस जब खत्म होगी जो सबकी होनी है, कौन सा कीवर्ड लगेगा जो सांस स्टॉप होगी? ब्रेक। और अगर कंटिन्यू लगा दिया तो? भाई हम कंटिन्यू वाले नहीं हैं, हम ब्रेक वाले हैं। ब्रेक एक दिन लगेगी, बट दुआ करें अल्लाह पाक से कि हमेशा मतलब अच्छी ही ब्रेक लगे आखिर में। समटाइम कंटिन्यू हो जाते हैं, समटाइम कंटिन्यू हो जाती है। कंटिन्यू का मतलब क्या है? चलते रहना, जारी। स्किप करना, ठीक है। क्या करना? स्किप करना। जो वैल्यू आपने कंटिन्यू पे लगाई हुई है उसको स्किप करना। अब समटाइम केसेस आपने देखे होंगे कि सांस रुक जाती है, कभी देखा ये केस? तो जो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रुकती है वो कंटिन्यू हो जाती है, वो नसीब वाले कंटिन्यू करके आ जाते हैं, वरना तो ब्रेक लगा के चले जाते हैं। चले वो तो सब नहीं लगना है। अच्छा हम ज़रा गलत एग्जाम्पल पे आ गए। एग्जाम्पल सही थी और ये एग्जाम्पल होनी चाहिए। लाइक एट द एंड तो आपका मतलब मामलात ज़िंदगी ख़त्म होंगे ना, तो अगर इस दौरान दुनिया नहीं बनाई, मतलब दुनिया के साथ साथ आखिरत नहीं बनाई, तो फिर सारी कंडीशंस फेल हो जाएंगी। और जब सारी कंडीशंस फेल होंगी फिर इसकी सज़ा बहुत बुरी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी तैयारी करते रहें, नमाज़ें पढ़ें, हमें भी दुआओं में याद रखें, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। टू बी ऑनेस्ट हर टाइम मेरे जहन में यही होता है, इवन हमजा भाई के भी जहन में यही होता होगा, इवन जितने भी टीचर्स जीआईआईसी में हैं उनके जहन में यही होता होगा कि यार व्हाट विल हैपन टू माय स्टूडेंट्स। लाइक मेरे जहन में तो ये होता है, हमजा भाई के जहन में भी होता होगा कि यार अगर इन लोगों का फ्यूचर नहीं बना
देन मतलब ज़िम्मेदारी तो ये मेरी थी ना, ज़िम्मेदारी तो मेरी थी कि मैंने बेहतर से बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करना है। अगर मैं अपनी इस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया तो एक डर लगता है, खौफ आता है। तो ये डर और खौफ ज़रूरी है। अगर इंसान के दिल में डर और खौफ ना हो तो फिर ये इंसान ज़ालिम बन जाए। टू बी वेरी हॉनेस्ट, अगर आप खुद सोचें, अगर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा, आप मतलब बहुत ही बहादुर हैं, तो एट द एंड आप अपने आप को देखें कि आप कहाँ पर होंगे। और अगर आप चीज़ों से डर रहे हैं ना, जब आप डरेंगे तब आप सोचेंगे, जब आप सोचेंगे तो फिर आप उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। तो डर हर बंदे को लगता है भाई। कहने का मकसद ये है कि इट इज़ गुड, नॉट बैड एट ऑल, अगर आप इसे सही तरीके से लेकर चलें तो। खैर, आज हमारी क्लास हम लूप्स पर थे। तो लूप्स स्पेसिफिकली आइटरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ व्हाट डज आई मीन बाय आइटरेशन? आइटरेशन का मतलब है घुमाना, आइटरेट का मतलब है घुमाना। अब हमारे पास स्पेसिफिकली चंद कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें बार बार चेक करना होता है। ये कंडीशंस मल्टीपल केसेस पर मुश्तमिल होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र ने मेरी फेसबुक की पोस्ट के ऊपर लाइक किया, तो अगर उसने थंब वाले ऑप्शन को चूज़ किया तो थंब वाली काउंटर को इंक्रीज़ कर दो, या इमोजी को इंक्रीज़ कर दो। हार्ट वाले पर किया तो उसे इंक्रीज़ कर दो। और ऑप्टिमिस्टिक भी एक होती है ना, वो क्या नाम था उसका, मतलब बहुत सारी हैं ऐसे हमारे पास इमोजीज़। जो भी इमोजी यूज़र ने सिलेक्ट की है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू को इंक्रीज़ कर दो। तो कहने का मकसद ये है कि अब इस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए मैं लगा सकता हूँ लूप को कि भाई अगर ऐसा हो तो भाई इस वैल्यू को इंक्रीज़ कर दो, इफ़ नॉट देन जस्ट कंटिन्यू एंड कंटिन्यू चेकिंग द अदर कंडीशंस विद द इफ़ स्टेटमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। तो कहने का मकसद यही है कि जहाँ पर भी आइटरेशन होगी किसी स्पेसिफिक वैल्यू की, तो वहाँ पर हम लूप का इस्तेमाल कर रहे होंगे। लूप के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप यकीनन इस क्लास में टाइप स्क्रिप्ट से होकर आ रहे हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट में भी हमने लूप्स को देखा था, एंड देन फिर हम नेक्स्ट.js में भी इसको देखते हुए आ रहे हैं। एंड इन द सेम सॉर्ट ऑफ वे वही फंक्शनैलिटी है, जस्ट सिंटेक्स थोड़ा सा तब्दील है। सो दैट्स द थिंग। अब इसमें स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, जैसे हम यहाँ पर ब्रेक की बात कर रहे थे, कंटिन्यू की बात कर रहे थे, इसके बारे में सर बताएंगे। अच्छा, आइटरेशन समझ आ गई, लूपिंग समझ आ गई क्या होती है। अब कितनी तरह के लूप्स होते हैं हमारे पास पाइथन में? कौन कौन से? फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप किस केसेस के लिए यूज़ होता है? जल्दी जल्दी, जब नंबर ऑफ आइटरेशन आपको पता हो कि इतनी आइटरेशन हमें करनी है। और वाइल लूप कब यूज़ करते हैं? किसी कंडीशन के ऊपर, कि ये कंडीशन जब तक मैच नहीं होती या मैच नहीं होती तब तक ये आइटरेशन चलती रहेगी। फॉर लूप के साथ हम एल्स लिख सकते हैं, क्यों? लेट सपोज मैंने एक फॉर लूप चलाया, नंबर ऑफ आइटरेशन मेरी है रेंज में 5। ठीक है, अच्छा ये राइट हैंड वाला माइट भी ना स्पीकर नहीं चल रहा, तो मैनेजमेंट से कोई हो तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ आइटरेशन यानी लूप पता है कि वो रेंज जो मैंने पास करी है एंड होगा 5 पे। अब 5 कितनी लिस्ट बनाएगा? 5 के अंदर यानी जो रेंज का मैंने फंक्शन बनाया है वो लिस्ट में क्या वैल्यूज स्टोर करेगा? 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4, ओके ठीक है। 0 1 2 3 4 आ गया, यानी एंड में से हमेशा 1 माइनस होता है। ओके, अब मैंने लूपिंग चला दी। मैं बजाय इसके कि एल्स लगाऊं, मैं प्रिंट भी तो लगा सकता था कि जैसे ही मेरा लूप ख़त्म हो वो प्रिंट आ जाए। एल्स का भी तो यही काम है, लूप स्टॉप होगा तो वो एल्स प्रिंट हो जाएगा। मैं बजाय इसके कि एल्स लगाऊं, मैं डायरेक्टली प्रिंट लिख देता, लिख सकता था ना। तो एल्स क्यों किया हमने? एल्स आपका उस सूरत में लगता है लूप में जब लूप के अंदर आप कोई कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, लाइक ब्रेक। ठीक है,
किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे अगर आपका लूप रुकता है, इको हो रही है। अच्छा, किसी स्पेसिफिक आवाज़ सही आ रही है? अभी बताएं, अभी ठीक है। Yes, sir. अच्छा, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर अगर लूप ब्रेक होता है तो वहाँ पे काम आता है एल्स का। ठीक है, प्रिंट तो हमें पता है लूप खत्म होने के बाद होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन एल्स आपका वो सूरत दिखता है कि आपका जो लूप है वो ब्रेक हो गया, कहीं पे भी पूरी आइटेशन नहीं हुई, बीच में कहीं ब्रेक हो गया तो वहाँ पे आपका एल्स चलता है। आवाज सही नहीं आ रही। अब बेहतर है। सर स्लो है। जरगाम में ये देखिएगा यार, आवाज़ तो इको हो रही है थोड़ी ज़्यादा, और राइट हैंड साइड वाला स्पीकर पे। अभी बनाएं। हेलो माइक टेस्टिंग, अभी बनाएं। कोई बात नहीं, मैं तो आपसे दूर ही बैठा हूँ अभी। क्या डेट है? अच्छा, अभी बनाएं, सही आ रही है? नो सर। मैंने जब तक हो रहा है काम, आप लोग काम चलाएं। ठीक है, लूप का एल समझ आ गया क्यों लगता है? अब को अल्टीमेटली फुलफ़िल कर सकते हैं। तो मैंने नोटबुक खोल ली है यहाँ पर, और जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं वो है oops। क्या है? oops इन पाइथन। इट्स नॉट oops, इट्स डबल OP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, oops को कंटिन्यू करने से पहले चंद एक चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी था, जिसे हमने देख लिया है। यहाँ पर oops की बहुत ही प्यारी डेफिनेशन लिखी हुई है गीक्स फॉर ग्रीक्स वालों ने, कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन पाइथन, empowering developers to build modular, maintainable and scalable applications। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है बट इट्स सेल्फ बहुत अमेजिंग है। अगर आप इस डेफिनेशन को सही से समझ जाते हैं, टू बी वेरी हॉनेस्ट विथ यू, आप आज के बाद जो भी एप्लीकेशंस बनाएंगे वो आपके करियर पाथ के अंदर यकीनन बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी। मतलब अगर आपने oops का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल एप्लीकेशंस बनाई है ना, तो आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में तो हम सिंपल फंक्शंस बनाते हैं और मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, और स्पेसिफिकली जो हमारे पास जर्नल चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। बट इन द सेम सॉर्ट ऑफ वे हमारे पास एक और टेक्निक है, एक और पैराडिगम है पाइथन में, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि भाई ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बुनियाद है पाइथन की। मतलब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी पाइथन की एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, APIs बनी हुई हैं। और खैर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप oops को सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप ऐसी एप्लीकेशंस को बना पाएंगे जो मॉड्यूलर हों। मॉड्यूलर का मतलब ये होता है कि ऐसी एप्लीकेशन जिसका कोड सिंपल वे के अंदर राइट डाउन आपने किया हो डिफरेंट फाइल्स के अंदर। मेंटेनेबल, मतलब जब आपका कोड मॉड्यूलर होगा तो वो ऑटोमेटिकली मेंटेनेबल बन जाएगा। एंड एट द एंड स्केलेबल एप्लीकेशन। ये जो वर्ड है स्केलेबल या स्केलेबिलिटी, इसका क्या मतलब है? इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स, स्केलेबल और स्केलेबिलिटी मीन्स कि अगर आपकी एप्लीकेशन 1 लाख यूज़र का लोड एक साथ उठा रही है, अगर एक दिन फॉर एग्जांपल इट इज़ न्यूयॉर्क
मतलब ये न्यू ईयर है या फिर ईद का दिन है या एनीथिंग लाइक दैट, कोई स्पेशल इवेंट है, उस दिन एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर लोड बहुत ज़्यादा है। जैसे भाई कोई एग्जांपल देना मुझे, किस दिन सबसे ज़्यादा लोड होता है फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर? ईद वाले दिन होता है ना। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई ईद वाले दिन ईदी के मैसेजेस जा रहे होते हैं, सिर्फ मैसेजेस जाते हैं, ईदी नहीं जाती, थोड़ी बहुत जाती है, जिनके रिश्ते हुए हुए हैं उनकी आती भी है, उनकी जाती भी है, ऐसे ही है ना। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि अगर ईद वाले दिन मतलब ईद के अलावा आम तौर पर अगर 1 लाख मैसेजेस डेली बेसिस के ऊपर व्हाट्सअप इजीली हैंडल कर रहा है, तो क्या व्हाट्सअप में इतनी पावर है कि अगर उस दिन 10 मिलियन यूज़र्स आएँ और व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हुए मैसेजिंग करें तो व्हाट्सअप डाउन बिल्कुल भी ना हो? फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक और मिसाल लेते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ये होती है कि भाई एक एप्लीकेशन है जो डेली बेसिस के ऊपर 1 लाख बंदों का लोड बर्दाश्त कर रही है। ईज़ी पैसा हो गया, जैज़ कैश हो गया या बैंकिंग कोई एप्लीकेशन हो गई। जी वोट की, अच्छा हाँ, स्टूडेंट पोर्टल रफली पूरा साल तो कोई भी नहीं देखता, बट रिज़ल्ट वाले दिन हर बंदा वहाँ पर मौजूद होता है और एप्लीकेशन नहीं खुलती। तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर एक साथ आपकी वेब एप्लीकेशन के ऊपर लाख बंदे आ जाएं, मिलियन बंदे आ जाएं, तो क्या उस एप्लीकेशन के अंदर इतनी पावर है कि वो इजीली वर्क कर सके? तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप स्केलेबल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि रिसेंटली क्या नाम था यार इनका, ज़फ़र अब्बास साहब के साथ कौन होते हैं, अली शेखानी, इन्होंने एक क्या नाम था इसका, फूड पापा। तो फूड पापा की इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की, उसी दिन जो है वो डाउन हो गई। तो उसके पीछे खैर वो वजूहात ये बता रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए और थिंग्स लाइक दैट। बट मैंने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ए टू जेड देखा और समझने की कोशिश की कि भाई गैप कहाँ पर था। तो खैर मैं पॉइंट आउट तो नहीं करूँगा उन डेवलपर्स को जिन्होंने फूड पापा की वेबसाइट को बनाया था, यकीनन बहुत मेहनत की होगी और बेहतरीन चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ था। बट अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं किसके साथ, गवर्नर हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, 15 बंदों की टीम थी हमारी। 2023 जून जुलाई की बात है। हमें सर ज़िया ने टास्क दिया कि ऐसी एप्लीकेशन बनानी है कि 5 लाख बंदे, 1 मिलियन बंदे एक साथ भी विज़िट करें तो 1 सेकंड के लिए भी वो एप्लीकेशन डाउन ना हो। तो माशाल्लाह से हम लोगों ने जो एप्लीकेशन बनाई थी, गवर्नर हाउस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जिस दिन हमने इसको लॉन्च किया था ना, 80,000 एप्लीकेशंस, मतलब हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे PIIC के, विद इन 4 हॉर्स 4 घंटे में 80,000 एप्लीकेशंस आई थी। कुछ ऐसा ही डेटा था जो सर ज़िया हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पर हम खोल लेते हैं लिंक ट्री ऑफ GIIC। यहाँ से हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो ये थी वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जिसे हमने बनाया था। तो ये माशाल्लाह से इतनी स्केलेबल है कि अगर यहाँ पर मिलियन बंदे भी एक साथ जाएं तो ये मतलब डाउन का ख़तरा बहुत कम होगा, डाउन नहीं होगी वेबसाइट ये, क्योंकि इसके पीछे जो टेक स्टैक है वो बहुत बेहतरीन है। Next.js का इस्तेमाल किया हुआ यहाँ पर, UI के लिए हमने चाकरा UI का इस्तेमाल किया था और नियॉन डेटाबेस है। मतलब अब मैं सारी डिटेल्स तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट कहने का मकसद ये है कि ये वेबसाइट माशाल्लाह से इतनी पावरफुल है कि अगर इस वेबसाइट पर 1 मिलियन बंदे एक साथ विज़िट करें तो ये डाउन नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी स्केलेबल है और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिप्लॉय हुई भी है। खैर, स्केलेबिलिटी आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि स्केल और स्केलेबिलिटी क्या है और कैसे काम करती है। तो एट द एंड कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी पाइथन एप्लीकेशन को ऊप्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं तो एट द एंड वो एप्लीकेशंस स्केलेबल होंगी। दैट्स द थिंग एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऊप्स इन पाइथन। समझ में आया या ऊपर से गया ये? मुझे भी ये वाइड स्क्रीन करनी पड़ती है, नहीं तो ऐसा लगता है बस सो गए। जी सर, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर अशारी।
स्केलेबल आपको वेबसाइट्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, इस तरह की चीज़ें बनानी हैं तो आपको कौन सा पैराडाइम यूज़ करना पड़ेगा? ऊप्स का। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऊप्स प्रोग्रामिंग यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस कुछ समझ आया आप लोगों को? फंक्शन प्रोग्रामिंग लाइक जो फंक्शनल आपकी प्रोग्रामिंग है जिसमें आप फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, और क्या है उसके मेथड्स यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको यूज़ करते हुए आप अपनी कोई भी प्रोग्राम जनरेट या बनाते हैं, ठीक है। इसी के बरअक्स ऊप्स के अंदर क्या होता है, आपकी क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऊप्स के पिलर्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ये सारी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। आप अब क्या कर सकते हैं, अपनी कस्टम क्लासेस बना सकते हैं, कस्टम मेथड्स बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक बना सकते हैं। तो अब बताएं, अपने मुताबिक बनाई हुई चीज़ अच्छी होती है या किसी की बनाई हुई चीज़ अच्छी होती है? सही है ना? अच्छा, इसमें एक बात यह है कि अपनी बनाई हुई चीज़ अगर आपको इल्म हो कि आपने कैसे बनाई है, मतलब सही प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए बनाई है, फिर तो ठीक है। बट अगर आपने जुगाड़ किया है चैट जीपीटी का सारा ही इस्तेमाल करते हुए बना ली, तो फिर भाई स्केलेबल नहीं होगी वो वेब एप्लीकेशन। वो उसके मामलात फिनिश हो जाएंगे जब 1 लाख यूज़र आएंगे ना, उस पर मामलात बिल्कुल एंड हो जाएंगे। खैर, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, आप लोग माशाल्लाह से काफ़ी खुशनसीब हैं, आप लोगों ने नेक्स्ट.जेएस को पढ़ा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट.जेएस के ऊपर ही हमने बहुत सारी प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो वो सारे स्केलेबल हो जाते हैं। बस चंद एक स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप सर्वरलेस एनवायरनमेंट में उसको डिप्लॉय करेंगे तो फिर और अच्छा हो जाएगा। अब ये सर्वरलेस ये हमने पहले कवर अप किए थे, ऐसे ही है ना? शायद Q2 वाले स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनको याद हो कि हमने सर्वर और सर्वरलेस के दरमियान में डिफरेंस भी देखा था, और ये भी देखा था कि हम अपनी वेब एप्लीकेशंस को कहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, कैसे करते हैं और थिंग्स लाइक दैट। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर बात हो रही है ऊप्स की। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में आगे लिखा हुआ है, बाय अंडरस्टैंडिंग द कोर ऊप प्रिंसिपल। कोर ऊप प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, गौर से देखिएगा, ठीक है, और सुनिएगा। पहले नंबर के ऊपर है क्लासेस, दूसरे नंबर के ऊपर है ऑब्जेक्ट्स, फिर है इनहेरिटेंस, फिर है इनकैप्सुलेशन, फिर है पॉलीमॉर्फिज्म एंड फिर है एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप सही तरीके से ऊप्स के कोर प्रिंसिपल को समझते हैं, जिसमें क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है और एब्स्ट्रैक्शंस हैं, तो प्रोग्रामर्स जो है वो लेवरेज कर सकते हैं फुल पोटेंशियल ऊप की और डिज़ाइन कर सकते हैं एलिगेंट एंड एफिशिएंट सॉल्यूशंस जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। अच्छा, यहाँ पर सर हमजा ने अभी बहुत ही प्यारी बात करी, वो ये बता रहे थे कि भाई ये तमाम तर चीज़ें आप कस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब खुद अपने सॉल्यूशंस को बना सकते हैं अपनी यूज़ केसेस के मुताबिक। तो इन मोस्ट सिंपल वर्ड, OOP is the way to write the Python program in more efficient and good way। और इसकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई थी। अगर आप OOP के कोर प्रिंसिपल, जिसको इंशाल्लाह हम अपनी इस क्लास के अंदर देखेंगे, जिनमें क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है और एब्स्ट्रैक्शन है, तो आप ऐसी वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स वेब के टास्क को फुलफ़िल कर सकें। अब कॉम्प्लेक्स टास्क कौन से हो सकते हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। चैट जीपीटी का हर बंदा इस्तेमाल करता है। आपको पता है वीकली बेसिस के ऊपर चैट जीपीटी के आजकल कितने यूज़र्स हैं? 400 मिलियन। कितने? 400 मिलियन यूज़र्स चैट जीपीटी का वीकली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। देखा है कभी आपने कोई chatgpt.com डाउन हो या ऐसा कोई सीन हो? देखा है? नहीं देखा ना? तो यकीनन बिहाइंड द सीन जिन APIs का इस्तेमाल हमजा भाई ये लोग कर रहे होंगे, वो ऊप्स के प्रिंसिपल पर ही बनी होंगी, मतलब कस्टम इम्प्लीमेंटेशन ही की होगी उन लोगों ने। अगर कस्टम इम्प्लीमेंटेशन या ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए चीज़ें बनी हुई हैं तो तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि आपकी बिल्कुल वो ऊप्स के ऊपर बनी हुई है,
जब ये पॉसिबल है कि आपकी जो वेब है, जैसे एप्लीकेशन है, वो स्केलेबल या स्केलेबिलिटी उसके अंदर मौजूद हो। ठीक है। अब एक चीज़ और, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर बार ही ओप्स यूज़ करें। अपनी एग्जांपल की अगर मैं, जैसे आपको मैंने बताई, कस्टम इम्प्लीमेंटेशन जैसे हम कर सकते हैं, अपनी चीज़ें खुद बना सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर बार ही करें, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको करनी पड़ेगी। अब वो मैं क्यों नहीं कह रहा, आप उस पर आते हैं। लेट सपोज कोई चीज़ ऐसी है आप जो आप खुद अच्छी नहीं बना सकते, कोई है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में, लाइक ये फ़ैन है, ठीक है, क्या ये आप खुद बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसको किसी ने बनाया है जो आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा ही है। अब ये जो किसी ने बनाया है, इसको आप जो यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन यही फ़ैन अगर आप खुद से बनाने बैठ जाओगे कि नहीं भाई मैं क्यों किसी का बनाया हुआ इस्तेमाल करूं, मैं तो अपना बनाऊंगा, क्या आप बना लोगे? जब भी मैं हंसता हूँ ना, तो बस आप ये सोच लिया करें मेरे दिमाग में बड़ी ख़तरनाक चीज़ें चल रही होती हैं। अगर आप बनाने बैठे ना फ़ैन, तो बस इसके हालात वाक़यात बहुत बुरे होंगे। डंडा कहीं और जा रहा होगा और ये खुद कहीं और जा रहा होगा। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर ये सिर्फ लड़कों की क्लास होती ना, देन टू बी हॉनेस्ट आज मज़ा आ जाना था। खैर, कहने का मकसद ये है कि अगर जैसे सरमीन अक्सर औकात कहते हैं कि भाई जब पहिया बन गया है तो आपको पहिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी की जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी एक्सेसरीज़ हैं, उनको बनाना शुरू करें ना। तो बनी बनाई चीज़ का आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। कहने का मकसद अल्टीमेटली सर हमज़ा का यही है कि अगर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं तो भी वो गुड है, बट इन सम केसेस, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं ना जिसके अंदर आप अपनी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो स्क्रैच से। मतलब आप स्क्रैच से ऑब्जेक्ट्स लिखें, क्लासेस लिखें, एंड देन फिर 4 कोर प्रिंसिपल, इनहेरिटेंस और ये तमाम तर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी बनाएं। जैसे हमने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी देखी थी सर, रिक्वेस्ट का हमने मॉड्यूल देखा था। तो रिक्वेस्ट का मॉड्यूल मुझे लगता है कि शायद ऊप के प्रिंसिपल पर ही बना होगा। मतलब जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं मोस्टली ऊप्स के ऊपर ही बनी होती हैं। तो भाई वहाँ पर मुझे ऊप की नीड थी, इस वाले केस में नहीं है। सो दैट्स द थिंग। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे सर इसमें? ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ आ गई है कहाँ पे हमें अपनी ऊप्स प्रोग्रामिंग करनी है और कहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग करनी है। उस जगह जहाँ पे आप खुद से काम इतना अच्छा नहीं कर सकते, वहाँ पे आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग करेंगे, और आपको लगता है कि आप ये चीज़ फंक्शनल से ज़्यादा अच्छी ऊप्स में कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप ऊप्स में करेंगे। एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ, लाइक कार है, ठीक है। अब कार बनी हुई है, आप क्या अपनी कार बनाने जाएंगे? नहीं। लेकिन उस बनी हुई कार के अंदर आप क्या कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं, हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ऊप्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, यानी बनी हुई आपकी कार है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर किसी को याद हो, क्लास 1 के अंदर हमने एक बात कही थी, एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। इस बात से क्या मतलब था? अगर हर चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमारे को इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ? हर ऑब्जेक्ट की एक क्लास होती है। क्लास क्या होती है? टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट बता दें, ब्लूप्रिंट होती है। ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होती है क्लास, यानी वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये सारा डिफाइन कौन करती है? क्लास। अब एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर हर चीज़ ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी? क्लास भी होगी। अब मॉडिफिकेशन हम कैसे करेंगे? डायरेक्टली उस क्लास को एक्सेस करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन हम कर देंगे। यानी पाइथन को हम अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं। एक क्लास अगर हमारे पास स्ट्रिंग की बनी हुई है
स्ट्रिंग के अंदर अगर हम क्या टेक्सचुअल डेटा स्टोर करते हैं, क्या मैं उस क्लास को मॉडिफाई कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ मुझे पता है, एक मेरे पास फंक्शन है, मेरे पास फंक्शन है, क्या वो ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा? नहीं, मैं फंक्शनल में पूछ रहा हूँ। मेरे पास एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप अभी तक फंक्शन बनाते हैं वह है DEF फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स लाइक कॉलन, फंक्शन बॉडी या एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या ये ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा या नहीं? Yes, sir. होगा. हो सकता वाले कितने हैं? और कौन कह रहा नहीं होगा? भाई अभी मैंने कहा कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो फंक्शन भी एक अदर ऑब्जेक्ट ही है। Yes. ठीक है, यानी फंक्शन जो बन रहा है उसको भी हम कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की भी कोई ना कोई क्लास है। आ गई बात समझ में? अच्छा भाई, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक सिंपल फंक्शन नज़र आ रहा है और इस फंक्शन की पूरी डेफिनेशन भी बताई हुई है। ये जो डेफ का कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल करते हुए हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम है, ठीक है, उसके बाद फिर फंक्शन की बॉडी है जिसके अंदर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई हुई है। सर हमजा ने यहाँ पर बात करी कि भाई ये जो फंक्शन है ना, ये इटसेल्फ एक अदर ऑब्जेक्ट है पाइथन के अंदर। मतलब बिहाइंड द सीन जब इंटरप्रेटर इसको रन करेगा तो इसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होना शुरू होंगे जिसका जवाब इंशाल्लाह अभी हम आपको देंगे। और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट की क्लासेस भी होंगी। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की क्लासेस भी होंगी। क्लासेस के अंदर हमने टाइप्स को भी डिक्लेयर किया होगा, हमारे पास मल्टीपल और भी चीज़ें होंगी, वेरिएबल्स भी होंगे और थिंग्स लाइक दैट। तो अभी के लिए आप जस्ट इतना समझें कि एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट। हर एक चीज़ पाइथन में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्लासेस भी हैं। और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमने ले ली है, एक फंक्शन। फंक्शन भी एक अदद ऑब्जेक्ट है। नाउ यू हैव द क्वेश्चन, आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर ऑब्जेक्ट क्यों है? दिस इज़ द क्वेश्चन। ऐसे ही है ना, एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट, वाई? ये जो वाई का सवाल है ना, जवाब है, ये मिल गया तो समझे ज़िंदगी बन गई। हर चीज़ से पहले वाई एक मरतबा ज़रूर कर लिया करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शादी, और शादी से पहले घर के मामलात। तो इन चीज़ों में वाई का जवाब होना ज़रूरी है। और इसमें जो है वो आप अल्लाह पाक की मदद भी ले सकते हैं। अल्लाह पाक से मांगेंगे तो फिर आपको अच्छा ही मिलेगा या मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि वाई की क्लैरिटी होनी चाहिए। शादी का मैं नाम लेता हूँ ना, इतनी हंसी आती है मुझे, इतने सारे चेहरे हंस रहे होते हैं माशाल्लाह से। अब सिर्फ मेल साइड से नहीं, फीमेल से भी हंस रहे होते हैं, हंस रही होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हो जाएगी इंशाल्लाह एक दिन। अच्छा, कहने का मकसद यहाँ पर ये था कि ऑब्जेक्ट क्यों है, वाई? वाई ऑब्जेक्ट? सर इसका जवाब दें कि वाई ऑब्जेक्ट। उस दिन सर ज़िया, हम अपनी ओरिएंटेशन क्लास में, आप भी थे, ओरिएंटेशन क्लास में हमें सर ज़िया ने कहा कि एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो सर ज़िया ने अचानक मुझे बुला लिया स्टेज के ऊपर और मैं भाई हक्का बक्का रह गया। खैर जवाब मैंने दे दिया था, 50% वो सही था, बट अचानक सर ने बुला लिया तो वो हालत हो गई। और सर ज़िया बहुत सख्त हैं, मतलब है तो वो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, मतलब बहुत प्यार करते हैं आपसे। लाइक सर अमीन से, सर कासिम से, हम सब से, सारे टीचर्स से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। बट सर ज़िया कहते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है ना तो बस गए आप, फिर सर से बात भी नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन जवाब दे दिया था। फिर उसके बाद एक क्लियर जवाब मिला, वाई एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। जी सर। सवाल बहुत अच्छा है, सर ज़िया ने हमसे किया था। मुझे नहीं पता कि अभी मैं इसको क्लियर वे में आपको समझा पाऊँगा या नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। क्यों? ठीक है, वाई एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं इसको समझाने की करूँ तो हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। पाइथन आपको क्या चीज़ देती है? कस्टमाइजेशन। जब उसने कह दिया एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट, मीन्स के अब आप इसको कस्टमाइज, मॉडिफाई, जो दिल करे कर सकते हैं। ये वाली बात समझ आ रही है?
लेट सपोज मेरे पास ये पानी की बोतल है, इसको मैंने कह दिया इसके अंदर जो भी है वो ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर क्या है? पानी। पानी किसका है? पाकोला का। ठीक है, पाकोला एक कंपनी है जिसने इसके अंदर पानी फिल करके हमें दिया है। समझ आ रही है ये वाली बात? अब ये बोतल हो गई खाली। अब मैं क्या इसके अंदर दूसरा पानी भर सकता हूँ? भर सकता हूँ ना। तो मैंने इसमें क्या कर दी? कस्टमाइजेशन कर दी।